क्लास 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों का इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अध्याय प्रथम, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र का क्या मतलब है। अर्थशास्त्र हिंदी में अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन अथवा पैसा। शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, किसी विषय की पढ़ाई करना। तो इस प्रकार अगर हम शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र को परिभाषित करें तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो कि दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस तथा नेमिनी। ओइकस का हिंदी में अर्थ है घरेलू और नेमेन का अर्थ है प्रबंध। तो इस प्रकार अगर हम अर्थशास्त्र को शब्द के अनुसार, इंग्लिश के अनुसार देखें तो इसका हिंदी में अर्थ हो गया गृह प्रबंध। जिस प्रकार प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र पूरे आर्थिक स्तर पर, पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पर साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। और हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वो सारे कार्य जो अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं, जो धन कमाने के लिए करते हैं। लेकिन ये अर्थशास्त्र का सीमित अर्थ है। अर्थशास्त्र की विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर विभिन्न परिभाषाएं दी है। तो आइए हम देखते हैं अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में, अर्थात राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज में, अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। तो एडम स्मिथ ने ये बताया है कि धन क्या है, धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और पूरा एडम स्मिथ ने अपना ध्यान केंद्रित धन पर किया है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री जैसे मॉरिस, कार्लाइल, रस्किन, उन्होंने एडम स्मिथ की इस परिभाषा की बहुत आलोचना की है, बहुत बुराई की है। उन्होंने कहा है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को केवल धन का शास्त्र बनाकर रख दिया, जबकि धन तो केवल एक साधन है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का। हमारा अंतिम उद्देश्य तो कल्याण प्राप्त करना है। उन्होंने कहा है कि इस तरह तो एक दुखदाई विज्ञान बन जाएगा, हर कोई इससे घृणा करेगा और हर व्यक्ति सिर्फ अर्थ मानव बनकर रह जाएगा, जिसका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना होगा। इसके बाद भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। तो अर्थशास्त्र की दूसरी जो परिभाषा दी है वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1890 में एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। तो डॉक्टर मार्शल की इस परिभाषा की आलोचना रॉबिन्स ने की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मार्शल ने अपनी परिभाषा को बहुत सारे विभागों में बांट दिया है और एक व्यक्ति के लिए दुविधा बन जाएगी कि वह भौतिक
और अभौतिक कौन सी बातों का कहाँ अध्ययन करें, जबकि अर्थशास्त्र में हम हर आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं, चाहे वह भौतिक से संबंधित है चाहे अभौतिक, चाहे वह सामाजिक से संबंधित है चाहे समाज से बाहर रहने वाले से, चाहे वह कल्याण प्रदान करने वाले आर्थिक क्रियाओं से या बिना कल्याण प्रदान करने वाली आर्थिक क्रियाओं से। तो इस प्रकार रॉबिन्स ने डॉक्टर मार्शल की परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा है कि डॉक्टर मार्शल ने अर्थशास्त्र को इतने विभागों में बांट दिया है कि ये दुविधापूर्ण हो जाएगा कि किस आर्थिक क्रिया का हम अध्ययन करें और कौन सी आर्थिक क्रिया को हम छोड़ें, जबकि जो भी ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जहां पर सीमित साधनों की सहायता से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, हमें वो सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र में अध्ययन करनी चाहिए। तो इस प्रकार डॉक्टर मार्शल की परिभाषा की आलोचना करने के बाद रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। लियोनेल रॉबिन्सन ने 1932 में अपनी एक पुस्तक आर्थिक विज्ञान की प्रकृति तथा महत्व पर एक निबंध में अर्थशास्त्र को इस तरह से परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो डॉक्टर रॉबिन्सन ने ये बताया है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, अतः चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है और हर व्यक्ति को और हर देश को ये चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकताएं पहले पूरी करे। कुछ अर्थशास्त्रियों जैसे डर्बिन, फ्रेजर, एली आदि अर्थशास्त्रियों ने रॉबिन्सन की परिभाषा की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में कल्याण की अवहेलना की है, कल्याण को इतना महत्व नहीं दिया और जो भविष्य में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी साधनों की कमी की वजह से, उनके समाधान का कोई प्रयास नहीं बताया है, साधनों के विकास के बारे में कुछ नहीं बताया है। अर्थशास्त्र की चौथी परिभाषा, जिसे विकास केंद्रित परिभाषा कहते हैं, वो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार प्राप्त पॉल एंथोनी सैमुएल्सन ने दी है। उसके अलावा पीटरसन और फर्गुसन ने भी उनका सहयोग किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। तो डॉक्टर सैमुएल्सन ने अपनी परिभाषा में आर्थिक विकास को अधिक महत्व दिया है, साधनों के विकास को अधिक महत्व दिया है, साधनों के उचित प्रयोग को महत्व दिया है। ये अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा है। लेकिन अगर हम सभी परिभाषाओं को देखें, चाहे वो धन संबंधित या कल्याण संबंधित या दुर्लभता संबंधित या आर्थिक विकास संबंधित, सभी परिभाषाओं को बिना मिश्रित किए हम अर्थशास्त्र की एक अच्छी परिभाषा नहीं बना सकते, क्योंकि हर परिभाषा में कुछ न कुछ कमी है। तो हम अर्थशास्त्र की एक बेहतर परिभाषा बनाने के लिए एडम स्मिथ की परिभाषा से धन, मार्शल की परिभाषा से भौतिक कल्याण अथवा कल्याण, रॉबिन्स की परिभाषा से दुर्लभता, सैमुएल्सन की परिभाषा से आर्थिक विकास लेकर और इन सभी तत्वों को मिलाकर एक अच्छी परिभाषा इस प्रकार बना सकते हैं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि तथा आर्थिक विकास के लिए सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करने का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थशास्त्र के दो महत्वपूर्ण भाग। 1933 में अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले नॉर्वे के रैगनर फ्रिश नामक अर्थशास्त्री ने, जो ओसेलो यूनिवर्सिटी के से संबंध रखते थे और अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार उनको प्राप्त है, उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र।
तो नॉर्वे के रेगनर फ्रिश ने जब 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, तो उन दोनों विभागों का बंटवारा कुछ इस प्रकार था। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र इसका अर्थ है हम ऐसी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें जो एक व्यक्ति से संबंधित है अथवा एक छोटे से समूह से संबंधित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है एक व्यक्ति अथवा एक समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है संपूर्ण अर्थव्यवस्था स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। तो जब हम आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एक छोटी इकाई अथवा एक छोटे समूह के रूप में करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। लेकिन जब हम आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं तो वह समष्टि अर्थशास्त्र है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की किसी वस्तु के लिए मांग या एक उत्पादक द्वारा वस्तु की पूर्ति अथवा बाजार मांग, ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग, जिसे समग्र मांग कहेंगे, वो आएगी, अथवा समग्र पूर्ति। एक देश में जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनती हैं, उसके जितने भी उत्पादक हैं, सभी की पूर्ति को अगर हम जोड़ दें तो वो समग्र पूर्ति बनती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का जोड़ा जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई अथवा एक समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम कीमत सिद्धांत, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है आय अथवा रोजगार का सिद्धांत। अगर हम विषय वस्तु देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम मांग का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमत का निर्धारण होता है, अथवा साधनों की कीमत का निर्धारण, जो हमारे उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, उनकी कीमत का निर्धारण। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार, हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली, हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये समष्टि की विषय वस्तु है। अगर सरकार की भूमिका के बारे में देखा जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं माना जाता, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है, सरकार की दखलंदाजी आवश्यक है। अगर हम केंद्र बिंदु की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु, जिसके इर्द गिर्द पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र घूमता है, वह कीमत है। हर समस्या कीमत के इर्द गिर्द घूमती है, हर आर्थिक क्रिया कीमत के इर्द गिर्द घूमती है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हर आर्थिक क्रिया, हर क्रिया आय अथवा रोजगार के इर्द गिर्द घूमती है। अगली तुलना, अगला अंतर देखें तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों को स्थिर मानते हैं, जिसे मान्यता कहा जाता है। अर्थशास्त्र में हम कुछ बातें मानकर चलते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय इत्यादि में होने वाले परिवर्तन को स्थिर मानते हैं। और जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम व्यक्तिगत इकाइयों में होने वाले परिवर्तन को स्थिर मानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की इकाइयों में होने वाले परिवर्तन को स्थिर मानते हैं। उत्पत्ति अगर हम देखें, माइक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में मैक्रो कहते हैं। जो शब्द माइक्रो है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। ग्रीक भाषा का शब्द है माइक्रोस, जिसका हिंदी में अर्थ है छोटा। तो इसीलिए इसमें छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं या छोटे समूह का अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से हुई है, जिसका मतलब है बड़ा। तो इसीलिए इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस पार्ट में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र
के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में व्यष्टि अर्थशास्त्र की बातें ही हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मांग का सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम वस्तु की मांग, उसके निर्धारक तत्व, इन बातों का अध्ययन करते हैं। दूसरा इसका विषय है उत्पादन का सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उत्पादन और उसके विभिन्न नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा इसमें आता है कीमत निर्धारण का सिद्धांत। तो इसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न बाजारों में कैसे कीमत निर्धारित होती है, इस बात का हम अध्ययन करते हैं। चौथा है साधन कीमत का सिद्धांत। तो जैसा मैंने पहले बताया था, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम 4 हमारे उत्पादन के साधन हैं। ये आगे डिटेल में भी करेंगे। तो इन साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो ये पहला पाठ है जो इसमें सिर्फ परिचय है। ये सारी विस्तार से जानकारी हम आगामी पाठों में प्राप्त करेंगे। ये सिर्फ हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है। हम क्यों इसके अध्ययन को महत्व देते हैं, क्या लाभ है, इससे क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा है अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का ज्ञान होना। जैसे एक डॉक्टर जब मरीज का कोई इलाज करता है, उससे पहले उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करता है और विभिन्न तथ्यों की जांच करके फिर उस बीमारी का पता लगाकर फिर उसका इलाज करता है। इसी तरह अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझे बिना हम अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान कर नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहला महत्व यही है कि हम आर्थिक क्रियाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, आर्थिक तत्वों का आपस में संबंध, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, ताकि हम अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझकर उसमें अपना योगदान दे सकें। दूसरा इसका महत्व है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी से अभिप्राय है अनुमान लगाना, आर्थिक तत्वों के बारे में, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अनुमान लगाएंगे कि यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। तो आर्थिक तत्वों में आपस में संबंध के आधार पर हम उनकी भविष्य की कुछ जो वैल्यू है, भविष्य में उनका क्या स्थिति है, उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं। तीसरा इसका महत्व है आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ सरकार जो भी नीति बनाती है, चाहे वह कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित नीति है, चाहे देश में संसाधनों का बंटवारा करना है उससे संबंधित नीति है, तो सरकार जो भी अपनी नीति बनाती है उसके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि उन नीतियों का हर व्यक्ति पर, अर्थव्यवस्था के हर समूह पर प्रभाव पड़ेगा। चौथा आर्थिक कल्याण। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के बिना हम ये नहीं समझ सकते कि एक उत्पादक कैसे कार्य करेगा, उपभोक्ता कैसे कार्य करेगा और वो अपना संतुलन, अपना आर्थिक कल्याण कैसे प्राप्त करेंगे और अर्थव्यवस्था का अधिकतम कल्याण कैसे होगा। पांचवा इसके अंतर्गत आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हर फर्म, हर उत्पादक व्यापार में आने वाली बाधाओं को समझ सकता है और सरकार की नीतियों को समझकर, तो हर व्यक्ति जब, हर उत्पादक जब व्यापार बढ़ाने के लिए, हर फर्म जब व्यापार बढ़ाने में योगदान देगी तो हमारे देश का व्यापार बढ़ेगा। और उपभोक्ता का अध्ययन करके उन्हें ये भी पता चलेगा कि उपभोक्ता की रुचियाँ, उपभोक्ता की आदतें कैसी हैं, ताकि वो उसी हिसाब से व्यापार को बढ़ा सके। तो इन सब बातों से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व का पता चलता है। उसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है। इससे अभिप्राय है कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, और अगर विज्ञान है तो कैसा विज्ञान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान में हम भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं,
जिसमें कि हम देखते हैं कि उनके नियम भी निश्चित होते हैं, उनको प्रयोगशालाओं में जांच भी की जा सकती है। जबकि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके नियम इतने निश्चित नहीं होते, कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इसमें हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और मानव का व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है। इसके नियमों को हम प्रयोगशाला में नहीं जांच सकते, जबकि हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके फिर अर्थशास्त्र के नियमों को जान सकते हैं। जैसे हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करें, वहाँ पर कुछ नियम स्थिर होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे वो अवश्य नीचे आएगी। अर्थशास्त्र में कुछ नियम होते हैं, लेकिन वो मान्यताओं पर आधारित होते हैं और उन मान्यताओं के बिना वो नियम पूर्ण नहीं होते। तो जैसे हम ये कहें कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ेगी घटेगी, लेकिन कुछ मान्यताओं पर आधारित होगी कि जैसे उपभोक्ता की आय ना बढ़े, रुचि प्राथमिकताओं में कोई पसंद में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक नियम कुछ मान्यताओं में बंधे होते हैं, इतने निश्चित नहीं होते। तो इसलिए हम इनकी व्यवहारिक जीवन में जांच कर सकते हैं, प्रयोगशालाओं में कोई जांच नहीं कर सकते। तो मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के कारण इसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, ये सभी भी सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विषय आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वास्तविक विज्ञान अथवा आदर्शात्मक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान का मतलब होता है जो हमें वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवाए कि वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में क्या था। जबकि आदर्शात्मक विज्ञान हमें ये बताती है कि क्या होना चाहिए और आदर्श स्थिति क्या है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, वास्तविक विज्ञान बताता है कि भारत में आय का वितरण असमान है। धनी व्यक्तियों के पास ज़्यादा धन है और निर्धन व्यक्तियों के पास उनकी तुलना में जनसंख्या अधिक होने पर भी कम धन है। तो ये वास्तविक स्थिति है जो हमें असलियत बताती है। जबकि आदर्शात्मक विज्ञान ये बताएगा कि क्या होना चाहिए, भारत में आय का वितरण समान होना चाहिए ताकि सभी को आय में बराबर का हिस्सा मिल सके, सभी का आर्थिक कल्याण समान रूप से हो सके और गरीबों का और अमीरों का जो बीच की खाई है वो कम हो सके। तो वास्तविक विज्ञान की हम जांच कर सकते हैं, हम उन तथ्यों को देख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, लेकिन आदर्शात्मक विज्ञान इन तथ्यों की, इन सुझावों की हम जांच इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न सुझाव होते हैं और जब हम उनको जीवन में अपनाएंगे तब उनके बारे में पता चलेगा कि कौन सा ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति की एक समस्या के बारे में सुझाव है, दूसरे व्यक्ति का दूसरा, तीसरे व्यक्ति का तीसरा, विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत राय की हम जांच नहीं कर सकते, वो बदलती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रकृति की, वास्तविक विज्ञान की प्रकृति वास्तविक है, वो हमें आईना दिखाती है, वो तथ्य पर आधारित है। जबकि आदर्शात्मक विज्ञान केवल सुझाव प्रस्तुत करता है, केवल राय देता है, राय प्रकट करता है। राय तो विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न हो सकती है एक विषय के बारे में। अंत में हम देखते हैं कि क्या अर्थशास्त्र एक कला है। कला का मतलब है जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करना। तो इसका एक बहुत बेहतर उदाहरण है भारत में आर्थिक नियोजन। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा देश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, साधनों का बंटवारा करते हैं। तो भारत में जो हमने आर्थिक नियोजन अपनाया है वो कला का एक बहुत ही बेहतर उदाहरण है। इसी तरह हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र एक कला भी है। क्योंकि आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में
अर्थशास्त्र हमें बताता है कि क्या होना चाहिए। एक वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र हमें बताता है कि क्या है, क्या था और क्या होगा। और एक कला के रूप में जो समस्याएं हैं, अर्थशास्त्र उनका समाधान करने का प्रयास करता है, व्यवहारिक जीवन में उनको समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है, वास्तविक विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र एक कला भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने बहुत कम समय में ये पूरा पाठ हमने किया, क्योंकि इसकी व्याख्या तो अनंत शब्दों में की जा सकती है, लेकिन अपने सीमित ज्ञान का प्रयोग करके मैंने कम से कम समय में इसकी अधिक से अधिक व्याख्या करने का प्रयास किया है। जैसे अर्थशास्त्र में हम सीमित साधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं का पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से मैंने लगभग आधे घंटे में इस पूरे पाठ को एक व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर समय बढ़ाते तो और अच्छी व्याख्या हो सकती थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतनी व्याख्या से पाठ आपको आधे घंटे में समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है और आप वीडियो में कुछ बदलाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अधिक वीडियो देखने के लिए क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के अर्थशास्त्र विषय से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है इको 9 से 12। धन्यवाद।